नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा के वार्ड 95 में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप ढोंडियाल जी। से हम सीधी बात करेंगे। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूंगा। जैसे 15 साल दिल्ली भाजपा एमसीडी में है, क्या लगता है आपको 15 साल का इतिहास कैसा रहा था? देखिए जितेंद्र जी, राम राम। ऐसा है कि 15 साल का जो इतिहास है एमसीडी का, वो इतना लाभदायक नहीं रहा। काम करने वालों ने काम किया, लेकिन काम के साथ साथ एक जो बार बार चीज़ सामने आती थी कि हमारे को फंड नहीं मिला, हम्म। उसकी वजह से काम में बड़ी बाधाएं आई और ऐसे क्षेत्रों में पूरा काम हो नहीं पाया। कौन जिम्मेदार है सर इसका? इसके लिए तो हम एमसीडी को ही दोषी ठहराते हैं, लेकिन 15 साल का जो आंकड़ा है उसमें एमसीडी का जो निगम पार्षद है उसी को दोषी ठहराया तो जाएगा। सर, आप ही की पार्टी के हैं सर। देखिए, मैं भी भाजपा का एक सेवक हूँ और हम पार्टी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हमें तो ये जानकारी ऊपर से है ही नहीं कि फंड आया या नहीं आया। हम तो कार्यकर्ता हैं हम्म। और हम जैसा देखते हैं, हम उस बात को पहले ये सोच विचार करके तभी किसी से कह सकते हैं कि भाई फंड नहीं आया, आप थोड़ा इंतजार करें। लेकिन पब्लिक इससे ज़्यादा कब तक इंतजार करेगी? पब्लिक का जब अब हौसला टूट चुका है, इसलिए पब्लिक अब बदलाव चाहती है। सर, जैसे कर्मचारियों को जो तनख्वाहें नहीं मिल पाती, आज भी 13,000 करोड़ बकाया में है सर। तो इसका कौन जिम्मेदार है सर? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो सफाई कर्मचारी हैं एमसीडी के, हम लोग जब सो के उठते हैं तो जब तक सड़कें साफ हो जाती हैं, लेकिन हमें खुद शर्म आती है कि उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। एमसीडी कहती है कि केजरीवाल सरकार देगी, केजरीवाल सरकार कहती है एमसीडी वाले नहीं दे रहे। बिल्कुल। लेकिन पीस कौन रहा है? पीस तो ये सफाई जनता। कर्मचारी और जनता ही पीस रही है। हम्म। ये आपस की लड़ाई में पब्लिक ही परेशान है, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है जब हम सुनते हैं कि 4-4 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। बिल्कुल सर। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बड़ा अन्याय हो रहा है, चाहे एमसीडी वाले कर रहे हैं चाहे दिल्ली सरकार कर रही है। सर, अब जैसे चुनाव आ रहे हैं एमसीडी 22 में, तो क्या इसका भी इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो थोड़ा भरोसा दिलाया जा सकता है कि भाई तनख्वाह मिलेगी, लेकिन अगर 2022 में जो चुनाव आएगा एमसीडी का, जो आने वाला है, थोड़ा अभी समय लग रहा है, उसमें ये गारंटी नहीं है कि अगर एमसीडी में दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी आएगी तो इनको तनख्वाह मिलेगी। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आज थोड़ा बहुत रोडों पे साफ सफाई हो रही है, बाद में आपको कूड़े के ढेरी नजर आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, वो सब पेड वर्कर हैं। ओके। आज इस रैली में मैं पैसे लेके एक रैली में जा रहा हूँ, आधे घंटे बाद पैसे लेके दूसरे रैली में टी शर्ट चेंज करके जा रहा हूँ। इसकी वीडियोज आप देख सकते हैं, आप खुद ही पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, आपको पता लग जाएगा। कार्यकर्ता दूर से ही दिखाई देता है। सर, 4 राज्यों में जो आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है, क्या इसका भी इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? देखिए, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा, ये अभी इन्होंने हाल ही में जो पिक्चर आ गई द कश्मीर फाइल, इसको जो देखने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में भी एक थोड़ा सा मैसेज आया है कि नहीं, हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। जी सर। लेकिन हम हिंदू हैं और हिंदुत्व को बढ़ावा देना हमारा पहला काम है, लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके साथ तो पब्लिक कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। योगी जी का नाम चला है, मोदी जी का नाम चल रहा है और स्टेटों में पब्लिक चाहती है। योगी जी ने पूरे यूपी को, आप देखिए आने वाले टाइम में पूरा जो है गुजरात मॉडल बनेगा। जी। गुंडागर्दी खत्म हो गई, बहन बेटियां सिक्योर हो गई। जी सर। इससे ज़्यादा मोदी जी और भी अभी बहुत कुछ करेंगे। लाइट जो है, 24-24 घंटे लाइट नहीं रहती थी, ओके। अब वहाँ पता ही नहीं लगता लाइट गई कब और आई कब। ओके। तो विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी राज में विकास हमेशा होगा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, नड्डा जी हैं, और आप ये देखिए नितिन गडकरी जी जी है, सर। जो सोए में भी जो है नक्शा ही बनाते रहते हैं कि हमारा देश कैसे तरक्की करे। सर, आपको कितना वर्ष होगा सर राजनीति में? सर, मैं राजनीतिक में नहीं, मैं 36 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक, मैं तो अपने आप को कर्मठ समझता हूँ। बाकी बाहर वाले लोग क्या कहें, मैं उसके बारे में नहीं कहता। और मैंने जब भी इलेक्शनों में काम किया है, निस्वार्थ किया है, अपने सरकारी ऑफिस से छुट्टियां ले लेके किया है, विदाउट इन्फॉर्मेशन किया है, क्योंकि मुझे एक शौक था। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भी गया, यस सर। मैंने आईटीसी का 1 साल प्रथम वर्ष भी किया और सेवा भी की। लेकिन हम सेवादार से सेवादारी रह गए, लेकिन हमारे क्षेत्र में इतना विकास नहीं हो पाया। लोग भी हमारी फेस को देखकर वोट देते हैं और हमेशा कहते हैं प्रदीप जी हमारा काम, तो हम उनको कब तक, आप बताइए कब तक वर्ग लाएंगे। तो अब पब्लिक बार बार कहने लगी है कि प्रदीप जी आप देखो काम नहीं होता।
लेकिन विश्वास है कि काम होगा और कभी ना कभी लहर आएगी। सर दुर्भाग्यवश आपको 36 साल हुआ, 36 साल में कभी आपको पार्टी ने मौका नहीं दिया, क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, सच्चाई तो यह है कि मैंने पार्टी से कभी इस बात की डिमांड ही नहीं की। मैं अपने आप को इस लायक समझता ही नहीं था कि पार्टी मुझे टिकट देगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। और एकदम ऊंचा छलांग लगाना मैं नहीं समझता। मैं एक मिडिल क्लास परिवार का रहने वाला हूँ। जो मेरी हैसियत है मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता ने मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा की है। वो ये कहते हैं कि भाई आप क्षेत्र का काम में अभी भी निगम पार्षद के बगैर, एमपी के बगैर, एमएलए के बगैर हर साल 20-25 बच्चों का दाखिला करवाता हूँ प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में। कोरोना काल में किसी भी पार्टी से मेरे इस इलाके में हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली। मैंने अपने क्षेत्र के 2-4 लोगों से पैसे एकत्रित करके राशन बंटवाया। मेरा बेटा, हम खुद लोगों को वैक्सीन के लिए अपनी स्कूटी में बिठा बिठा कर ले गए। मैंने कोरोना काल में स्वर्गवास हुए लोगों को कंधा तक दिया, जिनके कि घर वाले डरते थे। मैं खुद उन्हें, उनकी डेड बॉडी को निगम बोध घाट और सतनगर तक लेके गया हूँ। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। कहाँ रहते हैं आप सर? वहीं पे बाबा फरीदपुरी में रहता हूँ, मिलिट्री गेट के तो पास। अभी क्या क्या समस्या है सर आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जी पानी की समस्या है, रास्तों की समस्या है, और उससे ज़्यादा तो कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। तो क्षेत्र के प्रतिनिधि, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के काउंसलर हैं, कैसे उनकी भूमिका है अपने क्षेत्र में? क्षेत्र में भूमिका उनकी हमेशा उदासीन ही रही है जी। हम उनके पास गए हैं कई बार, कामों के लिए आते भी हैं, थोड़ा बहुत कराते भी हैं, लेकिन उस स्तर पर काम हो नहीं पाया जैसे कि यहाँ पे ज़रूरत है। सर प्रदीप जी को आप जानते हैं, उनका नेचर वाइज कैसा सर? प्रदीप जी का नेचर बहुत अच्छा है जी। यहाँ की जनता ने प्रदीप जी तो हमेशा से ही बस एक कर्मठ कार्य करता रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने आके इकट्ठा होकर, पूरे समाज ने, सर्व समाज ने उनसे ये कहा, बड़ी रिक्वेस्ट करी, बड़ी कोशिश करी कि प्रदीप जी आप एक काम करें, राजनीति में आए, पार्षद का चुनाव लड़ें। प्रदीप जी अभी तक भी मनाई करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों ने, पूरे मोहल्ले ने, पूरी फरीदपुरी राजस्थान कॉलोनी आनंद पर्वत तक की जो एसोसिएशन थी, उन्होंने, सबने, उनके जनप्रतिनिधियों ने, उनके अध्यक्षों ने मिलकर प्रदीप जी का नाम आगे बढ़ाया है। और प्रदीप जी उन्हीं के विश्वास पे और उन्हीं के उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाला जो समय आ रहा है 22 में, क्या आप उम्मीद रखते हैं सर? आने वाले समय में भाई यही है जी, देखो, कोई, हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा से यहाँ पे पटेल नगर के हमारे यहाँ पार्षद बने हैं। कभी भी उनके पास हम काम वाम के लिए जाते हैं, उदासीनता ही रहती है। ऐसी बात नहीं है, काम कराए भी है उन्होंने, लेकिन अगर हमारे बीच का ही कोई रहेगा तो हम उसे कभी भी कह सकते हैं, काम के लिए करा सकते हैं। प्रदीप जी जो हैं, हर आदमी से, उससे हर स्तर पर जुड़े हुए हैं। कोई भी हमारी समस्या होती है क्षेत्र की, ईमानदारी से ही तो इस बार मौका देंगे आप प्रदीप जी को? भाई साहब, प्रदीप जी को पूरे मोहल्ले ने, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 3-4, मेरे विचार में 8-10 हमारी एसोसिएशन है, वो हैं रेजिडेंस वेलफेयर, सभी ने मिलकर प्रदीप जी को उठाया। प्रदीप जी की कोई इच्छा नहीं थी, और उन्हीं के सबके बल पे प्रदीप जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनको सबको मिल के प्रदीप जी को चुनाव लड़ना है। प्रदीप जी आप एक फेडरेशन के प्रधान भी हैं, किस नाम से फेडरेशन आपकी? सर, हमारी मनोकामना पूर्ण मंदिर सोसाइटी है। अच्छा। जो मंदिर आप बाहर देख रहे हैं, मैं जन कल्याण विकास समिति में भी हूँ, और मैं विश्व युवा परम फाउंडेशन में भी हूँ, मैं रजिस्ट्री ग्रुप में भी हूँ। मैं, जितेंद्र जी, सबसे बड़ी जो हमारी भीषण समस्या है फरीदपुरी की, जिसको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, बाबा फरीदपुरी के लोगों को मालिकाना हक दिलवाना। जब से प्रधानमंत्री जी ने आवास विकास योजना का जिक्र किया है, लोगों को दिए हैं, हमारी कॉलोनी को 50 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमें आज तक मालिकाना हक नहीं मिला। बाकी जो कॉलोनियाँ अभी बाद में बसी हैं, उसमें से 2700 कुछ कॉलोनियाँ पास कर दी गई, उनकी रजिस्ट्री चालू हो गई, लेकिन हमारी बाबा फरीदपुरी अभी भी असमंजस में फंसी हुई है। और हम लोग हमेशा डरते हैं कि कभी कोई ऐसी गाज ना गिर जाए तो हम लोग जो है, हम भी शरणार्थी की तरह रोड पर आ जाएं। तो मेन जो मुद्दा है इलेक्शन का, वो बाबा फरीदपुरी को मालिकाना हक दिलवाना है। और इसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं, जब चुनाव हुए थे तो उसमें हमारे जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हरदीप पुरी जी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि आप इलेक्शन के बाद आना। फिर उसके बाद कई कॉलोनियों का नाम आया, लेकिन हमारी फरीदपुरी का नाम अभी तक नहीं आया है। और एसडीएम वगैरह तक भी गुहार लगा दी है, एलजी तक भी हमने पत्र दिए हैं, जबकि फरीदपुरी 2 बारी पास हो चुकी है। लेकिन अभी तक
इसका जो पोर्टल में नहीं चढ़ा है कि बाबा फरीदपुरी की रजिस्ट्री चालू हो गई है। कैसे के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं सर? इसी के लिए हमारा चुनाव का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि बाबा फरीदपुरी को मालिकाना हक दिलवाने के लिए सभी क्षेत्रवासियों ने मुझे अपना चंदा एकत्रित करके और इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया है कि आप लड़ें और आप हमारा मार्गदर्शन करें, एक बाबा फरीदपुरी की तरफ से एज ए रिप्रेजेंटेटिव की तरह, कि मैं आगे चलूँ, जो भी परेशानी है लोगों की उसका समाधान हो। लोगों के लिए आप जो सेवा दे रहे हैं किस किस तरह की दे रहे हैं? सर मैंने आपको बताया कि जैसे जल बोर्ड की समस्या, पानी हमारे यहाँ नहीं आता, हम पानी के लिए जल बोर्ड के मंत्री तक हुआ है। मैं पिछले साल में गया था, जो जल बोर्ड के चेयरमैन थे कपिल मिश्रा जी, उनसे अपने बाबा फरीदपुरी क्षेत्र के लिए यहाँ से 14.5 लाख रुपए की पाइपलाइन सैंक्शन करा के लाया था अपने बिहाफ पर, और उन्होंने फिर वो फंड मैच्योर करके चौहान साहब से ये लाइन डलवाई थी। दूसरा, मैं हर साल बच्चों का एडमिशन करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है, बाबा फरीदपुरी वाले लोगों को कोई भी मुंह नहीं लगाता, लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा जाए कहाँ, तो मेरे पास आते हैं। तो मेरे आप जैसे जो मित्र हैं उनके थ्रू लाइजनिंग करके मैं उनका डायरेक्ट एडमिशन करवाता हूँ। और रही बात ये कि जैसे यहाँ रोड वगैरह है, तो जितने भी एमसीडी, पीडब्ल्यूडी या जो भी हमारे यहाँ जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, उनसे 30-35 साल से मेरा एक पारिवारिक संबंध है। हमने कभी सफाई वाले को ये नहीं कहा कि वो सफाई कर्मचारी है, उसको एक परिवार का माना है। तो हमारा मान सम्मान करके हमारे क्षेत्र में थोड़ा हमारी मर्यादा को रखते हुए काम करते हैं। बस हमने यही कमाया है, और हम लोग ये चाहते हैं कि आगे भी अगर समय आए और मुझे मौका मिलता है, तो जैसे हम आज चल रहे हैं उनको साथ लेके, ऐसे ही हम उनको आगे लाइफ टाइम तक चले। धन्यवाद सर, आपने समय दिया।